बोकारेड्डी के सम्मानित ग्रामवासियों, हमारी माताएं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सभी का धन्यवाद कि आपने काफी लंबे समय से ये खबर मेरे पास भेजी थी कि हम बोकारेड्डी को बुलाना चाहते हैं। मैंने यहाँ की टीम को उससे कहा था कि मैं बहुत जल्द आऊंगा, काम जिस दिन कम होगा उस दिन मैं आ जाऊं। आज काम तो कम नहीं है, क्योंकि काम तो कभी कम होगा नहीं, क्योंकि जब तक हो गया फोटो, अब बैठ जाओ, तुमसे कह रहे हैं बैठ जाओ। इनको पत्रकार बने रहने दो, तुम पत्रकार बनके क्या कहोगे? मैं तुम्हें नेता बनाना चाहता हूं, तुम पत्रकार बनना चाहते हो। तो ये बोकारेड्डी की सम्मानित जमीन, यहां उपस्थित सम्मानित लोगों, चलो अब आपसे बात हो। यहां और भी कपिल जी और तमाम लोग हमारे शीर्ष नेता हैं, लेकिन मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा इस ग्रामवासियों का, क्योंकि उन्होंने अपना काम भी छोड़ा होगा, अपना समय निकाला होगा, अपने पैसे भी खर्च किए हैं, सब कुछ करके सिर्फ इसलिए कि मैं आपके बीच आ जाऊं। मैं वास्तविकता में बहुत प्यार करता हूं और आना भी चाहता हूं, लेकिन क्योंकि मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी ये है कि जो महापुरुष कारवा अधूरा छोड़ गए, जिनमें जो समय समय पे भारत में संत गुरु महापुरुष जन्मे, महामानव तथागत बुद्ध, संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, और उनके बाद गुलाम भारत में, आजाद भारत में जो महापुरुष जन्मे, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान करके, अपने बच्चों की कुर्बानियां देके, अपने समय की कुर्बानियां देके, अपने सुख सुविधाओं की कुर्बानियां देके हमें इन जानवरों के जीवन से निकाल के इंसानों जैसा जीवन दिया, जिनमें राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर, महामना रामस्वरूप वर्मा, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि जी, और मेरे गुरु, मेरे आदर्श मान्यवर साहब श्री काशीराम। ये कहां है? उसके पास से हट जाओ यार, उसको कहो डिस्टर्ब ना करें। तो उनका एक रुका हुआ कारवा है। उन्होंने अपने जीवन में इसलिए संघर्ष किया, अपना जीवन इसलिए बलिदान किया कि आने वाली पीढ़ियां इस देश में गुलामी का जीवन ना जिए, और जो अधिकार भारतीय संविधान सभी लोगों को देता है भारत के, उन अधिकारों का उससे जीने का अवसर इस देश के कमजोर वर्गों को भी मिले। कमजोर वर्ग यानी कि महिलाएं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, सब लोगों को मिले। इसलिए उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया, और मैं मानता हूं कि महापुरुषों का कर्ज हमारे ऊपर अभी है, क्योंकि महापुरुषों ने जिस उद्देश्य के लिए अपना जीवन बलिदान किया, वो उद्देश्य अभी पूरे नहीं हुए। जिस दिन वो उद्देश्य पूरे हो जाएंगे, उस दिन भारत में कोई भी असमान नहीं रहेगा। कैसे असमान? ना कोई सामाजिक रूप से असमान रहेगा, ना कोई आर्थिक रूप से असमान रहेगा, ना ही कोई धार्मिक रूप से असमान रहेगा, ना ही किसी बहन बेटी के ऊपर अन्याय अत्याचार होगा, ना ही किसी जो है गरीब को, कमजोर को सताया जाएगा, ना ही किसी की हत्या होगी, ना ही किसी की जमीन छीनी जाएगी, ना ही किसी के साथ शोषण होगा, और ना ही किसी को इस देश में रोटी, कपड़ा, मकान की समस्याएं हो। जब ऐसा राज आ जाएगा, यानी कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा, तब जाके महापुरुषों का सपना पूरा होगा। ऐसा भारत जब बन जाए, मगर ये ना तो ये तालियां बजाने से बनता, और ना ही किसी को गालियां देने से बनता, और ना ही रोने से बनता, ना चिल्लाने से बनता। ये बाबा साहब अम्बेडकर अपने पूरे जीवन के संघर्ष का निचोड़ हमें वोट के रूप में देके गए कि भाई मैं तुम सब लोगों के हित
हिस्से में वोट देके जा रहा हूं। इस वोट को जोड़ के प्रधान से लेके प्रधानमंत्री बना के अपनी सत्ता स्थापित करना, उस सत्ता के बलबूते जो परेशानियां तुम्हारी जिंदगी में उनको दूर कर लेना। लेकिन क्योंकि हम लोग अभाव में रहने वाले लोग हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं, देखो इसका उदाहरण देखो, आज भी लोगों के यहां बड़ी बड़ी स्टेजों पर मंच लगते हैं, हमारे लोगों ने ट्रैक्टर ट्रॉली जोड़ के मंच बना दिया। इससे पता लगता है कि हम गरीब वर्ग के लोग हैं। लेकिन अगर आप ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ के मुझे जमीन पे भी सम्मान देते तो आपके लिए तो मेरे खून का एक कतरा भी जो है वो लगाने के लिए मैं तैयार हूं, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूं आपकी वजह से। मैं भीम आर्मी के कार्यकर्ता का धन्यवाद देता हूं, मुजफ्फरनगर के बहुत पुराने साथी है और मैंने इनका संघर्ष देखा। मुझे मुजफ्फरनगर की जरूरत अगर सहारनपुर में पड़ी तो सहारनपुर में थे, और मुझे अगर दिल्ली में पड़ी तो दिल्ली में थे, और अपना लोहा बनवा के आए। मैं मुजफ्फरनगर के सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं, पूरा एक साथियों का, क्योंकि जब मुझे जरूरत पड़ी इन्होंने मेरे सम्मान की रखवाली की। और जब जिला पंचायत चुनाव आया तो भी मुझे यहां से 6-7 मेंबर जिता के एक बेटे को विश्वास कराया कि आप अगर मेहनत कर रहे हो तो समाज आपका साथ जरूर देगा। मैं अपने जिला पंचायत सदस्यों से भी कहना चाहता हूं, जो साथी यहां हैं, कि आपको जिला पंचायत समाज ने इसलिए बनाया है कि आप उनके बीच में रहो और उनकी जो समस्या है का आप हल करा सकते हो। जो भी विकास कार्य उनके क्षेत्र में कर सकते हो, अपनी बुद्धिमानी से वो करके दिखाओ। अगर आप ये रोते रहोगे कि भाई जिला पंचायत अध्यक्ष हमारा नहीं, तो मैं ये नहीं मानता। अपने अधिकार लड़के लेने पड़ते हैं, मांगने सिर्फ भीख मिलती है, छीनने पड़ते हैं। तो आप भी अपने अधिकारों के लिए लड़ा करो, सिर्फ मुझे जो है शक्लें मत दिखाया करो। आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है उनको जो है अदा किया करो, क्योंकि कल जब मैं आपके लिए जाऊंगा वहां जनता के बीच पूछने के लिए, तो कहेंगे आपका जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद तो आया नहीं, फिर दूसरे लोगों में और आप में फर्क क्या बचेगा। आपकी जिम्मेदारी यह है कि अपने अपने जिला पंचायत में जाया करो और वहां के लोगों के दुख दर्द सुना करो और उनके बीच में रहा करो। अगर काम भी नहीं करा पाते तो उनके साथ खड़े रहा करो, अगर उनको आपकी जरूरत पड़े तो उनके साथ रहा करो। ये जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप इसको निर्वहन नहीं कर रहे तो अगली बार मैं भी आपके लिए वोट नहीं मांगूंगा, बिल्कुल साफ बात। लेकिन आज हम लोग यहां भोक्का रेडी में हैं। मैं जब सुबह उठता हूं तो अपने फोन में चेक करता हूं कि अन्य अत्याचार तो नहीं हो गया, कहीं रात में कहीं कोई समस्या तो नहीं खड़ी होगी। और जब मैं फोन उठा के देखता हूं या अखबार पढ़ता हूं, टीवी देखता हूं, तो मुझे पता लगता है कि कल जो है उस जिले में, कल जो है उस प्रदेश में जुल्म जातीय अन्य अत्याचार हो रहा। लेकिन हम ये कभी नहीं समझ पाए कि ये जुल्म जातीय अन्य अत्याचार रोने चिल्लाने से नहीं, ये जुल्म जातीय अत्याचार कब रुकेगा, जब हम अपने वोट का सही प्रयोग करेंगे। आप जानते हैं जिस दिन से मैं संघर्ष में आया, ये विकास भी मेरे संघर्ष का साथी है। आज यहां अमरेश के पिताजी भी हैं। वो अमरेश जिसने 2 अप्रैल को यहां हमारी आजादी के लिए उस आंदोलन में बलिदान दिया था, मैं उस परिवार को भी नमन करता हूं। उनके पिताजी का भी धन्यवाद करता हूं कि वो हमेशा खड़े रहते हैं। ऐसे वीरों का नमन होना चाहिए। मैं यहां उन सभी साथियों को संघर्ष कर रहे हैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। मगर मेरा आपसे एक सवाल है, यहां जुल्म जातीय अन्य अत्याचार होता है, कई मामले, मांडले का मामला है और कई मामले, आप उससे कहते हैं मदद कर दो। लेकिन मदद करने से बताओ, मैं क्या अभी कोई सरकार में बैठा हूं? क्या यहां हमारे विधायक बड़ी संख्या में है? क्या डीएम एसएसपी हमारे कैसे लगे हैं जो हमारी मदद करेंगे? वो तो हमारी मदद तब करेंगे जब आप अपनी सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ोगे, जब आप मेरे ऊपर भरोसा करके और यहां मत देने का काम करोगे। फिर डीएम एसएसपी आपकी मदद थोड़ा या आपकी रखवाली करेंगे। फिर डीएम एसएसपी, भाई डीएम एसएसपी जो है वो सरकार ही तो लगाती है, ये लोकतंत्र है। रानी का बेटा राजा थोड़ा बनेगा, राजा वो बनेगा जिसको आप वोट दोगे। और राजा बनाने के लिए आपको कोई तलवार थोड़े उठानी है, ना बंदूक उठानी, ना ही आपको जो है घोड़े और गधों में बैठ के लड़ाई लड़नी है, बस वोट देना है। आप हजारों साल से इस देश में अन्याय अत्याचार सहते रहे और भारत को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं और इस देश में लोकतंत्र आए 72 साल हो गए। आज भी आपकी जिंदगी नहीं बदली, आपको अच्छे मकान नहीं मिले, आज भी रोटी के लिए सुबह उठ के संघर्ष करना पड़ता है, आज भी बच्चों के इलाज के लिए उधार पैसे लेने पड़ते हैं, बेटियों की शादी के लिए जो है आपको किसी साहूकार के यहाँ अपनी जमीन रखनी पड़ती है। आज भी अगर बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाना हो तो आपको लोन लेना पड़ता है, उधार करना पड़ता है।
ये सारी समस्या आपके सामने, जबकि इन सारी समस्याओं का हल जो है वो सत्ता है। हमारे लोग मुझसे प्यार तो बहुत करते हैं, मगर पता नहीं मेरा साथ कम क्यों दे रहे हैं। क्या अभी भी आपको मेरे ऊपर कोई शक है? नहीं, ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के बताओ, ऐसे नहीं मानूंगा गूंगे बैलों की तरह। क्या आपको मेरे काम पे कोई शक है? एक हाथ से नहीं मानूंगा, दोनों हाथ उठाओगे तब मानूंगा। और वो जो ऊपर है उनसे भी पूछ रहा हूं, मेरी बहनें और माएं, क्या आपको अपने खून पे कोई शक है? क्या आपको उम्मीद नहीं कि जब मैं ताकतवर हूंगा तो आपकी तरफ कोई आंख नहीं उठाएगा? बताओ, हैगा या नहीं ये उम्मीद आपको? बताओ मुझे। क्या आपको लगता है मेरे रहते आपके ऊपर अन्याय अत्याचार हो सकता है? बताओ। मैं अपने माइनॉरिटी के पिछड़े वर्ग के भाइयों से